सब लोग का कॉपी पेन तैयार होगा, ठीक है। कक्षा मैंने 10 का मैंने मेटल और नॉन मेटल, इससे हम लोग क्या करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। सबको आपस में मिलाना है किसका कितना तैयार है, और सब टॉपिक से क्वेश्चन लाया गया है इसमें, यानी कि बस इसको पढ़ते रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। और इससे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोनो गाइडों में इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा धातु धातु से जितना इसमें है। तो इसलिए तो सबसे पहले हर में है 6-6 क्वेश्चन है, तो तेजी से जैसे क्वेश्चन आएगा अपना कॉपी में क्या करेंगे टिक लगाते रहेंगे, और अपना तेजी से हमारे बताने से पहले, ठीक है। बाकी जिनका कमजोर है नहीं तैयार है वो आराम से सुनेंगे, हाँ कभी कभी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। इसी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, उतने में बिना डिस्टर्ब किए हुए क्या करना है टिक लगा देना है। अब जैसे आते हैं पहला, तो शुरू से 50 होकर आए थे मगर फिर भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बस यही है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि जो धातु के संबंध में है कि धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है या गलत है, ठीक है। तो यानी 4 हमारे पास ऑप्शन दिया है, 4 में 3 सही है, गलत पूछा है मतलब 4 में 3 सही है, एक ही कोई गलत होगा। तो पढ़ते जाते हैं तो कह रहा है कि धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सिंपल बता, ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो सारा गुण पता होगा वही बच्चा बना सकता है। अब किसी को कुछ पते नहीं है तो वो निर्णय मारेगा। तो कह रहा है कि धातु जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, तो हम जानते हैं कि बिल्कुल ही सही है, ठीक है। धातु जो है ये सही है, हमको गलत छाटना है। फिर कह रहे धातुएं सामान्यतः भंगुर होती है। अब ध्यान में रखेंगे इसका मतलब होता है कि आसानी से कहते हैं थोड़ा भी दाब वगैरह पड़ने से क्या होता है टूट जाता है, तो हम जानते हैं कि धातुएं टूटती नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हो सकता था ये ऑप्शन हमारा एग्जाम में लास्ट में डी तक दिया, डी पे ऑप्शन पे दिया रहे, तो इसलिए बाकी ये सभी ज्ञान हमको होना चाहिए। जैसे धातुएं अघातवर्ध एवं तन्य होती है। अघातवर्ध मतलब मैंने क्या होता है धातु को पीट पीट के चादर के रूप में बदला जाता है, इस गुण को अघातवर्धता कहते हैं। और तन्यता का मतलब कि धातु को खींच कर लंबे तार के रूप में बदला जाता है, उस गुण को कहते हैं तन्यता। फिर है धातुएं चमकदार और ध्वनिक होती हैं, यानी धातुओं में चमक होती हैं, और ध्वनिक मतलब है कि उसको पीटा जाए तो एक घंटा टाइप, यानी जैसे स्कूल में घंटी बजता है वैसा ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ये भी गुण होता है। तो ये सब हमको पता रहेगा तब एक गलत सही छाट सकते हैं। अब करें निम्नलिखित में से कौन धातु हथेली पर रखा जा सकता है, तो ये ध्यान देना है, हथेली पे को रखने से क्या होता है पिघल जाता है, तो पिघलेगा कौन जिसका गलनांक सबसे कम होगा वही। तो हमारे पास ऐसी कौन था सोडियम पोटेशियम, तो सिंपल बात है ये नहीं होगा, ठीक है। हथेली पे इसको रखने से ये ऑप्शन नहीं होगा। आयरन कॉपर तो हम रोज हाथ से छूते हैं, पिघलता तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जिंक टिन भी हम छूते हैं, जानते हैं कि वो भी रखने से पिघलेगा नहीं, तो कौन आ जाएगा हमारा गैलियम और सीजियम होता है, सीजियम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। बाकी सोडियम पोटेशियम क्या होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है सबसे ज्यादा, यानी कि जब पूछा जाएगा कि जो आसानी से क्रिया करके आग पकड़ लेता है वो कौन सा धातु होता है, चाहे जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके, तो उसमें लिथियम पोटेशियम सोडियम आ जाता है, जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं क्योंकि काफी मुलायम होते हैं, तो उसमें वो हो जाएगा। लेकिन पिघलने वाला में गैलियम और सीजियम। कौन सी धातु नरम होती है अच्छा क्वेश्चन अगला ये गया जो चाकू से काटा जा सकता है, इसमें सोडियम पोटेशियम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन है सोडियम पोटेशियम और लिथियम, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। बाकी भी हम सब ऑप्शन के बारे में जानते चलेंगे क्योंकि उससे भी आगे पीछे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो दोनों धातु है इससे एक ही संबंधित हो सकता है कि दोनों का ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्षार के भांति व्यवहार करता है, और जब क्षार के साथ व्यवहार क्रिया करता है तो अम्ल के भांति व्यवहार करता है। यानी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी, तो दो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं एल्युमिनियम और, तो वैसा क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों को हम टिक मारते चलेंगे। आगे है कॉपर और जिंक के बारे में है, तो कॉपर जान ले कि विद्युत का बढ़िया सुचालक माना जाता है, ठीक है। और बाकी जिंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंक लोहे पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन यानी औषध लेवल में जिंक धातु का परत चढ़ाया जाता है। तो जितना धातु है सबके बारे में ज्ञान रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। गोल्ड सिल्वर का एक ही जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि
कौन अक्रिय है, मैंने किस पे जंग नहीं लगता है, या आभूषण क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे कम अक्रियाशील होता है। तो कुल मिलाकर सबके बारे में जान गए, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। बाकी इसके लिए तीनों क्या है, करो। विद्युत और उष्मा का सुचालक एकमात्र अधातु, यानी कि अधातु होते हुए भी क्या कर रहा है, विद्युत और उष्मा का सुचालन कर रहा है। तो यह ध्यान रखें, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो मात्र एक ही को है जिसका ऑप्शन कौन सा है, ग्रेफाइट, जो कि हमारे पेंसिल में भरा होता है। इसका और भी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे स्नेहक में, मंदक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी हीरा सबसे कठोर धातु होता है। फास्फोरस जो होता है ये भी क्या है, कह सकते हैं जो माचिस का तिल्ली होता है उस पर लाल फास्फोरस लगा होता है, और जो श्वेत फास्फोरस होता है वो कमरे के तापमान पे भी आग पकड़ सकता है, वो भी क्या होता है, ज्वलनशील होता है। अब ये सल्फर के बारे में, सल्फर गंधक को कहा जाता है। रबड़ के वाल्कनीकरण जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना चीज ऑप्शन आ रहा है सबके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तब सटीक हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो इसमें ग्रेफाइट सही होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के बारे में पूछा है, तभी तुरंत हम लोग ऊपर बात किए हैं, कौन होता है, हीरा होता है, ठीक है। इसके बाद करें भूपर पट्टी में दूसरा सबसे उपधातु पूछा है। प्रचुर तत्व, तत्व में क्या है दूसरा, ठीक है, लेकिन वो आपस में उपधातु है। तो देखिए तत्व में अगर केवल पूछता तो हमारा ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है। धातु में पूछता एल्युमिनियम हो जाता, लेकिन उपधातु पूछा है तो कौन होगा, सिलिकॉन। ध्यान में रखना है कि हर चीज, ठीक है। बाकी लोहा तो है मगर सबसे ज्यादा नहीं होता है धातु में। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 12 में। अब कर सोनोरस, ठीक है। सोनोरस क्या है, तो सोनोरस एक गुण है जो घंटा ध्वनि बोला जाता है, यानी कि जब कोई धातुओं को, ठीक है, जब किसी धातु को किसी डंडे वगैरह से जो टकराता है तो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है जो टन जी की बोलता है, यानी कि उसको घंटा ध्वनि बोलते हैं। उसी गुण को क्या बोला जाता है, सोनोरस, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनमें ये सब धातुओं में गुण तो आता है, लेकिन इसको सोनोरस नहीं बोला जाता है। ये सब धातु के गुण है, लेकिन क्या है, सोनोरस इसको बोला नहीं जाएगा। सोनोरस किसको बोला जाएगा, जब ध्वनि उत्पन्न होगा तब, ढप ढप नहीं, टन टन। आगे है कार्बन की मात्रा बढ़ने पर किस धातु की, धातु या मिश्र धातु की भंगुरता बढ़ती है। तो कार्बन की मात्रा, तो देखिए इन सब में कार्बन होता नहीं, तो किसमें होगा, स्टील, यही में हो जाएगा। तो स्टील हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अब करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक तन्य होती है। तन माने किसको सबसे लंबा खींचा जा सकता है। हम जानते हैं 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार, हाँ, बाकी सबका खींचा जा सकता है तार, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा किसका, सोना का। बाकी चांदी, तांबा, एल्युमिनियम के बारे में अभी पीछे हम बता चुके हैं। आगे है रासायनिक रूप से धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है। तो सामान्य रूप से इसलिए बोला है क्योंकि कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, इसलिए बोला है कि जनरली किस रूप से होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा, ठीक है। अम्लीय किसका होगा, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उदासीन क्या होगा, जब अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तब उदासीन होता है। और जल हम जानते हैं कि अधातु का एक ऑक्साइड H2O होता है जो कि उदासीन होता है, भुलवाने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा उभयधर्मी हम बताया था अभी, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो अभी तुरंत हम बता दिए थे, क्या बोलेंगे, उभयधर्मी। पैरा ऑक्साइड उसको पेरो ऑक्साइड बोलते हैं, H2O2 को। उदासीन ऑक्साइड बता दिया, H2O को बोला जाता है। तो यानी पेरो ऑक्साइड बोलेगा तो क्या होगा, H2O2। और ये सुपर कुछ नहीं है। आगे देखते हैं ओपन हवा, ओपन मैंने गलती से लिखा गया है खुला हवा में रखने पर कौन सी धातु ये तुरंत आग पकड़ लेती है। तो इसके बारे में शुरू में बोला था कौन सबको, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन 12 तक हो गया है। अब आगे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन 100 वो है। अब यहां से देखेंगे 13 से, मैग्नीशियम के हवा में जलने पर किस रंग का तेजी से लौ उत्पन्न होता है। ये सबको पता है, सफेद लौ, सबसे तेज सफेद। याद रखना, इनके ऑप्शन में खोजना नहीं है, बस खोज लेना है कई नंबर पे है, ठीक है। नीली लौ के साथ गैस वगैरह जलता है, एलपीजी जलता है, ठीक है। चाहे जहाँ ज्यादा ताप होता है वहां नीला लौ के साथ जलता है। मोमबत्ती वगैरह पीला लौ के साथ जलता है। अब यहाँ देखिए तांबा को गर्म करने पर वो जलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कैसा परत चढ़ता है,
हाँ, तो गर्म करके कैसा चलेगा, कॉपर ऑक्साइड की काली परत। हाँ, लंबे समय तक अगर छोड़ दिया जाए तो कार्बोनेट का भी हरा परत चढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ है कौन सी धातु है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। अभी तुरंत पहले चैप्टर में पहले पेज में बताए थे चांदी और, हाँ चांदी कभी कभी हो सकता है काला पड़ जाता है, लेकिन वो जंग इतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है, उसको आसानी से रगड़ के साफ कर लेते हैं कपड़ा बरस वगैरह से। तो सोना और अब पर स्वयं सुरक्षा करने वाली धातु, इसका मतलब है कि ऐसा कौन सी धातु है जब उस पर अगर जंगो लगेगा, यानी उसके पे ऑक्साइड का परत चढ़ेगा तो इतना वो ऑक्साइड का परत मजबूत होता है कि बाहरी हवा को फिर अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है, यानी उसका अपना ही ऑक्साइड उसका रक्षा कर लेगा। तो वैसे धातु कौन होते हैं, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जस्ता। इसी कारण इन्हीं का लेप किसी धातु पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे और इनका ऑक्साइड का परत इतना मजबूत होता है कि फिर हवा न भी अंदर जाएगा नहीं। लेकिन वही आयरन पे जब ऑक्साइड लोहा पे उसका जंग लगता है, जो फेरिक ऑक्साइड चढ़ता है, तो उसका क्या होता है, इतना कमजोर होता है कि हवा न भी अंदर जा सकते हैं, इसलिए लोहा खराब होते चला जाता है। तो ठंडे जल के साथ तीव्र क्रिया सिंपल है इसमें सबका अलग अलग है। ठंडा जल के साथ क्रिया जिसे है कैल्शियम भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन बोला है तीव्र, तो तीव्र जहां लगा दिया हमारा सोडियम ही होगा उसके बाद इसमें ठंडा जल का कैल्शियम भी कर सकता है, लोहा जो होता है वाष्प के साथ करता है, ध्यान में रखेंगे, और एल्युमिनियम भी जो होता है वो भी कर सकता है लेकिन वाष्प के साथ करेगा, ठीक है तो ठंडा जल के साथ तेजी के साथ जब बात करेगा सोडियम, नहीं तो दोनों कर सकते हैं, कैल्शियम भी करता है, देखेंगे कैल्शियम में पानी डालेंगे। तो अगर कौन सी धातु केवल गर्म पानी के साथ क्रिया करती है, तो जहां गर्म आ जाएगा शब्द वो हो जाएगा मैग्नीशियम, बाकी ये ठंडा जल आयरन क्या होगा वाष्प के साथ, ठीक है, और तांबा तो बहुत कम क्रियाशील है, गलती से कर लेगा तो कर लेगा तो ऑक्साइड का काला पर चढ़ाएगा, हम जानते हैं बहुत कुछ धीमा होता है, इसलिए तांबा के लोटा में हम लोग पानी भी रखते हैं, ठीक है, तो इतना जल्दी अब क्रिया करता तो कोई रखता पानी में, पानी तांबा में नहीं रखता, तो बहुत समय लगता है कर भाप के साथ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो भाप के साथ कौन है, तुरंत बताए थे मध्यम जो क्रियाशील तत्व होते हैं जैसे एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, क्या करेंगे भाप के साथ क्रिया सोडियम, पोटेशियम, ठंडा जल, ये सब तो करबे नहीं करेगा, ये सब नहीं करेंगे। एसीएल तनु अम्ल के साथ कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी तो विस्थापित करने के बाद पहले एगो ट्रिक ये है, लॉजिक है, कोई धातु एसीएल से तबे उसका हाइड्रोजन विस्थापित कर सकता है जब वो हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली होगा तब, यानी ज्यादा क्रियाशील होगा तब, यानी हाइड्रोजन से नीचे अब क्रियाशीलता श्रेणी में आने वाला कोई भी धातु एसीएल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता है। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्या होता है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील, यही हटा देगा। फिर जिंक, आयरन भी उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो भी क्या करे हाइड्रोजन को हटा देगा। सोडियम, पोटेशियम भी ज्यादा क्रियाशील होता है, तो सबसे ज्यादा होता है, तो मार के भगा देगा। तो बचा कौन, कॉपर, एजी और ईयू। तो हम लोग पढ़े थे ट्रिक, उसमें देखे थे ये सब क्या होता है हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो ये कभी नहीं हटा पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अब करें नाइट्रिक एसिड HNO3 धातु के क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त करता है, तो हम जानते हैं क्योंकि ये प्रबल अपशिकारक है, इसको याद रखना, नोट करके था, ठीक है, जो पढ़ रहे थे हम लोग। फिर करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की सक्रियता घटते क्रम बोला है, मतलब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, हम लोग पढ़े थे कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, तो ये अल्टोजेन फरारी है लगातार 3 है, ठीक है, तो यानी कि देवे किया है उहे रूप में ही सबसे क्रियाशील मैग्नीशियम मांगी के बाद ना अल्टोजेन फरारी था, एल्युमिनियम उसी देवे किया है, तो यही ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन में तांबे को विस्थापित कर देता है, तो ये सिंपल है, जब कोई तत्व किसी विलयन में से किसी तत्व को या धातु को विस्थापित कर देता है कोई चीज को, उसे हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। संयोजन जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक अपक्रिया नए तत्व का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया। वियोजन मैंने क्या है, एकल कोई पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन। द्विस्थापन जिसमें आयनों का आदान प्रदान से दो अलग अलग नए पदार्थ का निर्माण। अब आगे है एक्वा रजिया, जो ध्यान देना है, बताया था कि HCl और HNO3 को मिलाया जाएगा HNO3 को, तो एक्वा रजिया या शाही पानी उसको बोला जाता है,
ठीक है अंकित, पनीर मत समझना, शाही पानी। अब इसका अनुपात क्या होता है, 3:1, यानी HCl जो होता है 3 और HNO3 जो होता है किसमें शामिल होता है, 1 अनुपात में। याद रखने के तरीका बताए थे कि जिसमें 3 लगा है उसका 1 भाग और जिसमें 3 नहीं लगा है उसका 3 भाग मिला के बनता है। तो पहले HCl दिया है इसलिए 3 पहले होगा। एग्जाम में अगर इसको पलट देगा, HNO3 पहले हो जाएगा, HCl बाद में है, तो फिर क्या करेंगे, 1:3। लेकिन अभी के अनुसार कौन सा ही हो जाएगा, 3:1। तो ध्यान देना है, इसमें घबराना नहीं, याद रखना है जिसमें 3 नहीं लगल है वही पहले रहेगा, तब पहले 3, HCl बाद में रहेगा तो बाद में 3। ठीक है, HCl पहले रहा तो पहले 3, बाद में रहा तो बाद में। हाँ, अनुपात ये देखना जरूरी होता है। आगे कह रहा है, इधर भी क्वेश्चन है, कौन सा अभिकर्मक सोने प्लेटिनियम को घोल सकता है, तभी तुरंत हम पढ़े एक्वा रजिया। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, अधात्विक ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, तो क्षार अम्लीय। अधात्विक पूछा है ना, अम्लीय होता है, हम पढ़ क्या रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक ऑक्साइड उदासीन है, बताए थे अभी, कौन सा, H2O, यही ना बोले थे, कौन होगा, H2O। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन आया था, अम्लीय आया था ना, डी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में बम डाला जाता है, किस लिए, हाँ ये कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, वही हम लोग पीते हैं तो यहाँ हल्का जलन होता है अम्ल बनने का नाम। तो कौन सा अम्ल बनता है, कार्बनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। फॉर्मूला याद रखेंगे, H2CO3। दुर्बल अम्ल है इसलिए हम लोग पी जाते हैं, अगर H2O4 बनाता दोबारा हम लोग कोल्ड ड्रिंक कभी ना पीते, क्योंकि जिंदा नहीं रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो ध्यान देंगे, ये एकदम कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, H2SO4 वो नहीं बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो, उसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है H2SO4 को। लेकिन ऑप्शन कौन होगा, डी, H2SO3 अम्ल बनता है। इससे क्या होता है, घुमरिया वगैरह का घाव वगैरह होता है, इसलिए बारिश का पहला पानी में नहाना नहीं चाहिए। यही क्या होता है, अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब कह रहा है, जब क्लोरीन गैस को सोडियम ब्रोमाइड में घोला जाता है तो घोल का रंग पीला क्यों हो जाता है, तो सिंपल है, जो चीज मुक्त होता है वही रंग देता है। तो जब घोला जाएगा तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील होने का, ब्रोमीन को ब्रोमाइड को क्या कहता है, हटा देता है, और क्लोरीन खुद सोडियम के जाके NaCl बन जाता है। तो ब्रोमाइड के घुलने के कारण ही रंग कैसा हो जाता है, तो एक ऑप्शन कौन होगा, मुक्त ब्रोमाइड के कारण रंग कैसा हो जाएगा, पीला या लाल दिया हुआ है, नारंगी है। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा गैस, तो बता दिए, हमेशा क्या होगा, नामे दिया हाइड्रोजनीकरण, तो सिंपल हाइड्रोजन होगा, बाकी पीछे जाएंगे क्या। रॉकेट ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, तो द्रव हाइड्रोजन, ये सब याद रखना है। आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग इसका तीसरा मतलब चौथा चैप्टर, तो उसमें भी आएगा ये सब। पर खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाद को अगर सुरक्षित रखना है तो कौन सा गैस भरा जाता है, तो वैसे ऑक्सीजन भरेंगे तो तुरंत खराब हो जाएगा, तो कौन भरा जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, विस्फोटक TNT के निर्माण में बोला है, तो TNT में नाइट्रोजन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ। रबर एगो सोरो अम्ल होता है, किसको बोला जाता है, पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना है, HNO3। अब रबर वाल्कनीकरण में अभी तुरंत बताते किसका उपयोग होगा, सल्फर, अभी तुरंत बताया है। ये सब याद रखना है, बार बार देखते रहना है। और हबर प्रक्रम अमोनिया के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कौन धातु इस्तेमाल किया जाता है, ये बार बार जोर देके जब बता रहे थे तो हम पढ़ाए थे कि ये सब याद रखना है, कौन धातु होगा, आयरन हो जाएगा, हमेशा याद रखना है। ये पूछा जाएगा हाइबर प्रक्रम में कौन गैस बनाया जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब चीज। ठीक है, 36 हो गया। अब अगला आते हैं हम लोग, लोहे को जंग से बचाने के लिए अगर लोहे को जंग से बचाना है, ठीक है, तो गैलेनवीकरण के लिए किस धातु, गैलेनवीकरण में कौन सा धातु चढ़ाया जाएगा, जिंक, कौन ऑप्शन है, डी। ठीक है, क्रोमियम निकल धातुओं का उपयोग किस में किया जाता है, तो करे सोना गैलेनवी, कब नहीं संभव है, इसमें तो एक बार अजिया होगा। रॉकेट ईंधन में ईंधन थोड़े है नहीं है, ये भी गलत है। स्टेनलेस स्टील और विद्युत लेपन में, तो कह सकते हैं यही है, क्योंकि थर्माइट वेल्डिंग में क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। तो थर्माइट क्रिया भी याद रखेंगे, जैसे फेरिक ऑक्साइड का एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या होता है, अब क्रिया कराया जाता है, तो जिससे क्या होता है लोहा वगैरह पिघला हुआ बनता है, जिससे क्या होता है जो वो लोहा सट जाता है। अपने दवाई, सिगरेट, खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए किसका पन्नी, एल्युमिनियम का पन्नी का उपयोग कर रहा है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है, तो सिंपल है, दिमाग भी लगाएंगे तो हमारा यही होगा, तांबा, जस्ता और निकेल। ये सब कुछ कुछ याद रखना है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो त्याग करता है वही धनवान बनता है, इसलिए कौन होगा, धनायन। और जो आलसी होता है, जो त्याग नहीं करता है, वो क्या है, कर्जा में डूबा रहता है, उसे क्या कहेंगे, ऋण। हाँ, इंग्लिश में एक शब्द दे दिया गया, वो याद रखना। कभी एनायन का मतलब पूछे तो ऋणायन, ठीक है, और कैटायन माने होता है धन। आगे है 43, कह रहा है कि सोडियम परमाणु की संख्या 11, सबको बच्चा बच्चा को पता है, कौन होगा, 2 8। क्लोरीन के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे। अब बहुत लोग 1 भी बोलेंगे, बहुत लोग 7 भी बोलेंगे, ध्यान देखेंगे। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन बोला है, तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या, ठीक है, तो अंतिम कक्ष में उसका 7 होता है। अगर संयुक्ता केवल पूछता तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो एगो लेता है, तो केवल संयुक्ता रहता था एक आंसर होता, लेकिन यहाँ संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आंसर कौन होगा, कह रहा है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेन देन से जो बनता है उसे कैसा बंध कहते हैं, आयनिक या वैद्युत संयोजक, दोनों में एक ही ऑप्शन दे दिया रह सकता है, ठीक है, वैद्युत संयोजक को ही बोला जाता है आयनिक। अब कह रहा साझेदारी से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन। उसके बाद सोडियम क्लोराइड किस प्रकार के, सोडियम जो क्लोराइड है वो किस प्रकार के यौगिक है, तो सोडियम क्लोराइड किसका है, NaCl है वो सोडियम। ध्यान देंगे जब भी पूछा जाए किस प्रकार का, उसमें आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक का ऑप्शन दिया है, तो यही देखना है कि उसमें दोनों धातु है या एगो धातु है वह धातु है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, सोडियम क्या है, धातु होता है, और क्लोरीन होता है अधातु, तो यहाँ सिंपल है, कौन होगा, आयनिक यौगिक। दोनों अधातु होगा तो क्या होगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन दिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का बोला है, तो कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, तो धातु अधातु कौन सा बंधन होता है, कहाँ कहाँ पढ़ते रहती है जी, हाँ लास्ट में तो पलट गया है। आयनिक यौगिक के संबंध में कौन सा गुण सत्य नहीं है, अब इसको चारों पढ़ना होगा। आयनिक के बारे में लिखा है कौन सत्य नहीं है, लेकिन सबको सब याद होगा तभी वो बना पाएगा, नहीं तो देखते रहना है। कह रहा है ये ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक करते हैं। अगला है गलनांक कथनांक पूछा था, ये बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक गलनांक कथनांक दोनों क्या होता है, उच्च। ये जल में घुलनशील होता है, सिंपल है, NaCl नमक होता है, जल में घुलता है, सही है। ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी सही है। यानी अब पहला ऑप्शन क्या है, ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कोई चीज विद्युत का चालन केवल धातु करेगा, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन आयन मुक्त नहीं होंगे नहीं करेगा, तो घुलने के बाद ही आयन मुक्त होते हैं। तो ऑक्टेट नियम के अनुसार बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8, ठीक है, तब जाके क्या है वो अस्थायी तत्व कहलाएगा, यानी कह सकते हैं अक्रिय तत्व की श्रेणी में आ जाएगा। अब कह रहा है जल के अणु H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच किस प्रकार का बंध है, तो हम बोले थे, हाँ आयनिक बंध नहीं है, सहसंयोजक, ठीक है, दोनों अधातु है। अब यहाँ पर है नाइट्रोजन N2 के 2 परमाणु, ठीक है, तो सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, बाकी डीपली जाएंगे तो ध्रुवीय को संयोजन होता है, उसी में आता है। हाँ, नाइट्रोजन अणु N2 के 2 परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो N2 के बारे में बताए थे, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, और नाइट्रोजन 2 गो रहेगा, 2 नाइट्रोजन, तो इसके अंत में भी कितना होता है, 5 गो, इसके भी अंत में क्या आएगा जी, 5 गो, तो इसको 3 गुना चाहिए, इसको भी 3 गो चाहिए, तो कै इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 गो, तो कै गो है, 6 इलेक्ट्रॉन, यही बोला है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन 2 करता है O2 में, याद रखना है, वो डबल बॉन्ड कहलाएगा, द्विबंध। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब साफ इसमें कह रहा है मैग्नीशियम का, मतलब आंख से लोक रहा है ना, कै गो मैग्नीशियम क्या है, तो अच्छा सबको 2 लोक रहा है,
हमको तो एक लग रहा है। कई इलेक्ट्रॉन, अच्छा करे मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण में मैग्नीशियम के कि कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या होगा। हाँ तो लिखा है, सूत्र बना है भले Cl2। हाँ कहा जाएगा कि इसमें क्लोरीन के कई गुण है तो 2 गो, मैग्नीशियम के कई गो है 1। लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागने की जहां बात होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्षार कहा जाता है, एल्काली कहा जाता है। ठीक है, तो क्षारक के क्षार पढ़े थे, क्षारक क्या होता है, जो जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब है क्वेश्चन, डिस्टर्ब। आगे आते हैं हम लोग। अब कह रहा है समान परिस्थितियों में धातु या हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्राइड बनेगा। ये हम लोग पढ़े हैं गुण, धातु के हाइड्राइड, अगर अधातु से करेगा तो अधातु के हाइड्राइड। तो क्या बताएगा, धातु के, अगर धातु से करेगा तो धातु के हाइड्राइड। और हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब जल से के साथ होता है। कार्बोनेट कब बनता है, जब CO2 हो वगैरह होगा तब बनेगा। और आगे का है कोई क्रिया नहीं, तो ऐसा नहीं है, क्रिया करेगा वो। कर पृथ्वी के भूपर पट्टी पे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज जिनसे धातु आसानी से निकाला जाए, तो अब कर जी हम आसानी से या लाभप्रद हो निकालना, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कह देते हैं। ठीक है, फ्लक्स तो फिजिक्स से आ गया। गैंग किसे कहते हैं, यानी जो धातु निकाला जाता है उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे गैंग। ठीक है, स्लैग वाला में कचड़े होता है। अयस्कों के मौजूद अवांछित अशुद्धियां, सिंपल आइए क्या है, गैंग। अयस्क अशुद्धि गैंग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैंने तो सांद्रण कह देंगे। क्या अशुद्धि हटाने को कह रहा है तो क्या कहेंगे, अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। अब सल्फाइड अयस्क के लिए बताए थे वर्जन, याद रहे नाक से बोले थे, कार्बोनेट रहेगा तो निस्तापन। तो क्या होगा, तो सल्फाइड वायु की उपस्थिति में गर्म करने में तो कौन सा क्रिया कहलाएगा, और कार्बोनेट ऐसा रहेगा तो निस्तापन। वही अत्यधिक अभिक्रियाशील वाले धातुओं के लिए विद्युत अपघटन का प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, आगे है कार्बोनेट, वही क्वेश्चन आ गया तो कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी कैल्सिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहां तक हो गया हम लोग का। अब आगे देखते हैं 61 से 66। करे सीने बार, कभी भी सीने बार याद रखेंगे, सीने बार अमलगम इस सब बोले थे क्वेश्चन आएगा, किसका अयस्क है, तो फार्मूला दे के क्वेश्चन को इजी कर दिया। कह रहा है कि सीने बार HGS लिखा है साफ, तो किसका अयस्क है, तो पारा का हुआ HG पारा का ना होता है। हाँ, लेकिन उतना भी नॉलेज होगा तभी हम मार पाएंगे, नहीं तो देखते रह जाएंगे। कॉपर ग्लेस, अभी भी कॉपर नामे आ गया है शुरू में, तो किसका अयस्क है, तो कॉपर का ही होगा। कॉपर का ही नाम क्या होता है, तांबा। ये तो अंकित सोचेगा ये कॉपर लेके तांबा काहे लिख दिया है, बाकी सब तो कौन मार के निकल जाएगा। खैर छोटे बच्चे की जिंक ब्लेंड, यानी ZSS। अब जिंक ब्लेंड याद रखना, भले ही याद रहे चाहे ना, एक साथ दिया है तो बन जा रहा है, लेकिन एग्जाम में दोनों याद रखेंगे। अब तो कैला मैंने जिंक ब्लेंड किसका है, तो जिंक का ही होगा। जिंक का नाम क्या दिया है, जस्ता। तो दोनों ने या हिंदी में है तो याद रखना पड़ेगा, अंग्रेजी में यही फायदा है, एक ही याद रखना पड़ता। जिंक जस्ता एक होता है। अब इसमें भी हेमेटाइट दिया, फार्मूला दिया, किसका अयस्क है, यहाँ याद रखने के लिए दिया रहेगा, आसानी पढ़ने के लिए, एग्जाम में नहीं देगा फार्मूला। तो हेमेटाइट किसका है, एगो पूछबे करेगा यस किसका है इसके क्वेश्चन। अब करें अत्यधिक अभिक्रिया धातु निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अभी तुरंत बताएं। सबसे ज्यादा अगर अभिक्रियाशील है तो गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो कार्बन का अपचयन तो सिंपल है, वर्जन निस्तापन में किया जाता है। स्वतः अपचयन तो होगा नहीं कोई, तो कौन ऑप्शन है, गलित धातु का कौन सा विधि, अपघटन विधि। अब करें मध्यम क्रियाशीलता वाला धातुओं का ऑक्साइड को धातु में किस अपचयक उपयोग किया जाता है, तो बताए थे कौन होता है जी, कार्बन अपचयक के रूप में लिया जाता है। अत्यधिक अपक्रियाशील होगा तो एल्युमिनियम वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कार्बन का मध्यम अपक्रियाशील किसका, कार्बन का उपचयक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है थर्माइट अभिक्रिया। तो थर्माइट में बताया था फेरिक ऑक्साइड के साथ किस धातु का चूर्ण मिलाकर रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता था, अभी तुरंत बताया था कौन, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो थर्माइट अभिक्रिया याद रखना है। कर हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन दिमाग लगाना होगा, क्योंकि इस पे हम बहुत बोले थे कि एकदम याद रखना है।
कह रहा है, राहुल बताएगा, विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु किसको बनाया जाता है? जब शुद्ध किया जाता है, ठीक है, तो बताए थे, तो अशुद्ध को कहाँ रखेंगे? बोला ऑप्शन बहुत सारा है, ABCD। एनोड पे अशुद्ध को रखा जाएगा और कैथोड पे शुद्ध को। हाँ सही है, एनोड पे क्या रखा जाता है जी? अशुद्ध, ठीक है, ताकि जब ये कभी भी अगर क्या है अशुद्ध धातु जलाएंगे, क्योंकि शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो शुद्ध धातु कैथोड पे रहता है, अशुद्ध एनोड पे, क्योंकि जब विलयन के साथ अब क्रिया होगा, आयन टूटेंगे तो अशुद्ध से निकल के कहाँ जाएंगे? वो प्लस में रहते हैं ना, तो एनोड से निकल के कहाँ तब जाकर माइनस में जमा हो जाएंगे। तो अशुद्ध पे क्या होता है? अशुद्ध होता है एनोड, अशुद्ध होता है कैथोड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ के लिए। तांबे के विद्युत गुण शोधन में एनोड के नीचे जो अशुद्धियां बढ़ जाती है, ये भी बताया गया है, क्या कहते हैं उसे? एनोड मंक या पंक, ठीक है, ये बोला गया था, याद रखना ही रखना है। धातु कर्म से क्या है? मतलब धातु क्या है? खनिज अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या है? धातु कर्म कहलाता है। तो कह रहा है अयस्कों से धातु निकालकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, यानी कि धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जो भी है उसी को ही कहते हैं धातु कर्म। तो कह रहे लोहे में जंग लगने के लिए किन दो घटक का होना अनिवार्य है? तो ये पहला चैप्टर में बताए थे कि प्रैक्टिकली हम जान सकते हैं केवल एक, या तो केवल नमी रहेगा तो नहीं जंग लग सकता है, या केवल ऑक्सीजन अकेले नहीं लगा सकता है। कभी भी जरूरी है तो दोनों, नमी और ऑक्सीजन दोनों, इसको एकदम माइंड में बैठा के रखना है। अब है कि रासायनिक रूप से जंग का सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे यही वाला होता है, Fe2O3 इंटू XH2, वो एकदम रट जाना है जंग का सूत्र। अभी तक जितना क्वेश्चन कराया गया है एक भी फालतू का क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसलिए इसको बड़ा सीरियस लेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चन अभी और भी हैं इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि चांदी की वस्तुएं हवा में खुली रहने पर काली परत क्यों पड़ जाती है? क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसमें ऑक्साइड का परत जम जाता है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनने के कारण, नमी से क्रिया भीगने के कारण, सल्फर के साथ क्रिया करके, अच्छा चांदी है बनने के कारण H2S, या कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि ऑक्साइड के ऊपर चढ़ने के कारण भी क्या होता है? वो काला पड़ जाता है। ऐसे सल्फर भी किसी के साथ अब क्रिया करता है तो काला रंग ही प्रदान करता है। तो यहाँ लिख लेंगे अभी ऑक्साइड बनने के कारण, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन से बात किया है ना, अच्छा खुले में रहने पर, खुला में वो सिंपल है, वो ऑक्सीजन होगा, ऑक्साइड होगा, वो ऑक्सीजन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर तांबे के बर्तन पर लंबे समय तक हरी परत किसकी बनती है? तो हरा जब भी बने कार्बोनेट के कारण बनता है, याद रखना है। अब देखो तो यही होगा बेसिक कार्बोनेट, ठीक है। बेसिक माने अब कहेगा कि कार्बोनेट बोला है, ये क्या है लिखा है, तो बेसिक जो है ना क्षार डिनोट कर रहा है। तो यहाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो ये दोनों साथ में याद रखना है कि बेसिक कार्बोनेट बनेगा तब क्या होता है, यानी कि कार्बोनेट का परत बनता है मगर पूर्ण से क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। इसको भी बढ़िया याद रखेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं का, एक धातु एक अधातु का यानी मिश्रण होता है तो क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, समस्थानिक की शब्द थोड़े कहेंगे। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? ठीक है, तो पीतल याद रखना है कौन कौन बनेगा? तांबा और जस्ता। वहीं कांच से बोलेगा तो उसमें हम बताए थे कौन बोलेगा? हाँ, तांबा और शीशा। ब्रॉन्ज मेडल सुना है ना, ओलंपिक मिलता है, तो वही तांबा और शीशा होगा ऑप्शन नंबर बी। तांबा और टीने होगा, तांबा और टीन होगा, इसमें बुक दिए हैं, ठीक है, सही कहते हैं। तांबा और टीन है, इसमें क्या होगा? तांबा और जस्ता, ठीक है। आगे है सोल्डर, सोल्डर में टीन होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सोल्डर जो बनता है, देखा अगर दुकानों पे जाता है इसे लगा के कुछ जोड़ने का काम करता है वायर वगैरह, तो वहां पर क्या होता है? शीशा और टीन, ये तीनों को याद रखना है, पहले भी हम बोले थे, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। ये सब चीज बार बार पढ़ते रहेंगे तबे हमको क्या होगा? कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आइंस्टीन बनने की कोशिश करेंगे
तो फिर दिक्कत होगा, रामदेव बन जाएगा। अंकित कर स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो निकल और क्रोमियम। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। पारा युक्त मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बोले थे ना, आता है क्वेश्चन, कौन कहेंगे? अमलगम। ठीक है। अब कह रहे शुद्ध सोने कितने कैरेट के होते हैं? बच्चा को पता है। एनोडीकरण एल्युमिनियम की सतह पर किसकी मोटी? तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड कौन होता है? अभी सब नॉर्मल है, अभी सब कोई गलती करेगा तो जूता खाने वाला काम करता है, क्योंकि एल्युमिनियम के सतह पर जम रहा है तो जिंक ऑक्साइड कहाँ जमेगा? आयरन ऑक्साइड कहाँ जमेगा? कॉपर कहाँ जमेगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड न जमेगा। तो अगर विद्युत लेपन में जिस धातु का लेप करना होता है, हाँ, तो जिस पे हम बताया था विद्युत लेपन होता है तो उसमें अवांछित पदार्थ का लेप किया जाता है। तो एगो एनोड होगा तो एगो पे कोई धातु रहेगा, एगो कैथोड पे रहेगा। तो कह रहा है अगर जिस पे लेप करना है उसको किस पे रखेंगे? जिस पे लेप करना है उसको कहाँ रखेंगे? किस पे रखेंगे? कैथोड पे रखेंगे, क्योंकि उस पे दूसरा धातु को बुलाना है तो कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, तब ना दूसरा धातु आएगा माइनस देने। तो कौन होगा? कैथोड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। और जिसका चढ़ाना है उसको रखेंगे एनोड पे। लंच बॉक्स डिब्बे में जंग से बचाने के लिए किसका परत होता है? सोना चांदी की नहीं होता। सी कौन हो जाएगा? टिन या एल्युमिनियम का होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन हो जाता है? अब कह रहे मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध घटक धातुओं की तुलना में कैसे क्या होता है? होते हैं। यानी कि मिश्र धातु का चालकता गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में कैसा होता है? तो देखना है। तो कह रहा है कि चालकता गलनांक दोनों अधिक होते हैं। मिश्र धातु के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो गलत हो जाएगा, कभी चालकता मिश्र धातु का ज्यादा नहीं होता है, इसलिए नाइक्रोम बनाया जाता है। चालकता कम होता है, गर्म ज्यादा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन गलती है। चालकता अधिक है, फिर गलती है। चालकता कम, गलनांक अधिक होता है। फिर कह रहा है कि चालकता और गलनांक दोनों कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब कहे अधातुओं के भौतिक गुण का संबंध कौन सा कथन सही है? तो धातु के भौतिक गुण में कौन होता है? अधातु समानता कोमल भंगुर होता है, बिल्कुल सही है। उच्च तन्यता होती, तन्यता कहाँ? धातु के तार खींच सकते हैं? नहीं, यही गलती हो गया। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन होगा? ब्रोमीन। ठीक है। भूपर पट में सर्वाधिक कौन सी धातु पूछा है? तो एल्युमिनियम। सत्य पूछा है? अच्छा, यही सत्य है। सत्य है तो ये तो गलती हम कटे हैं। ठीक है, तो कौन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए। भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? और धातु तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन। जब सोडियम धातु जल के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी? तो गधा वाला सवाल है ना, हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन। इतना हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु जल के साथ कौन हो जाता है? गोल्ड ना। आगे है आयनिक यौगिक में गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच जो बंधन पाया जाता है काफी ज्यादा मजबूत होता है, यानी वही होगा मजबूत अंतरानिक आकर्षण बल। तो यही हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से जब अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? अगर कम वाले अपक्रियाशील है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेंगे। कह रहा जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया तो क्या बनाता है? तो देखेंगे, जिंक ऑक्साइड है, ये भी वैसे तो धातु का ऑक्साइड है तो क्षारीय होगा, ये भी क्षार है। लेकिन पहले हम जानते हैं
कि अगर जिंक का ऑक्साइड होता है चाहे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जैसे ही सामने क्षार देखता है तो खुद अम्ल जैसा हो जाता है, व्यवहार करने लगता है, और जैसे ही सामने अम्ल देखता है तो खुद क्षार। इन दोनों का जब क्रिया होगा तो जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड रहेगा तो एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। भर्जन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? भर्जन कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा, ठीक है। निस्तापन कौन सी है गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इससे बढ़िया बात है, याद है तो। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर और 4 बच गया है। एल्युमिनियम में के विद्युत अपघटन निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है? एल्युमिनियम के विद्युत निष्कर्षण में, ये देखो याद रखना, इसका नाम है, हाँ ये याद रखना है, सिलेबस में नहीं है, बस याद रखना है, ठीक है। एल्युमिनियम के विद्युत गुण, ठीक है। कौन सी धातु जो है अम्लीय नहीं है? धातु की ऑक्साइड, कौन ऐसा धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय? पूछने के लिए एगो धातु के ऑक्साइड है इसमें, ठीक है, जो क्षारीय होता है कौन होगा? ये, बाकी सब तो अधातु के ऑक्साइड है। स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सिंपल है, मिश्र धातु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस पर जंग, क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जो ऑक्साइड रक्षक ऑक्साइड प्रदान करता है। यही ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? सोना, चांदी, ठीक है। इस तरफ से क्या होता है, हमारा 100 क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, बाकी लोग ध्यान देंगे, 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ते रहना है, दोहराते रहना है, ठीक है। अब इसको बाकी जो लोग बनाए हैं वो मिला लेंगे, ठीक है।